Hello everyone. Welcome to another session of Unit 3 Reporting Storage Space. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे रिटेल स्टोर में जगह होती है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए. One of the challenges in business for a retailer is maintaining stock levels and allotting a particular place for keeping a specific type of merchandise. तो ये हमने अपने पिछले सेशंस में डिस्कस किया है कि हमारा रिटेलर स्टॉक जो है उसको अपने दुकान में आने के बाद कैसे संभाल के रखता है, कैसे उसको सही जगह पे रखता है और कैसे उसे डिस्प्ले करता है कि कस्टमर्स खरीदें और खुश होके जाए. So we have to facilitate a customer and increase the sales by giving the customer a positive purchase experience. तो इस सेशन में आज हम देखेंगे कि हमारे स्टोरेज स्पेस को हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और कौन कौन से स्पेसेस हमारे पास रहते हैं जो हमारे रिटेलर इस्तेमाल कर सकते हैं. So floor plan. सबसे पहले we are seeing what is a floor plan. So maintaining the floor plan is one of the duties of a store operations assistant. The floor plan indicates the place where goods or products and customer service are put together and also indicate the movement space for the customer. तो जो आपका फ्लोर प्लान रहता है इससे आपको पता लगता है कि कहाँ पे आप अपना सामान सजाएंगे, बेचने के लिए उत्पाद को कहाँ रखेंगे, अपने सामान को संभाल के कहाँ रखेंगे, आपके जो ग्राहक आ रहे हैं वो किधर से घूमते हुए जाएंगे, कहाँ से क्या सामान लेंगे, कुछ इस तरह. यहाँ पे आपका सब कुछ डिस्प्ले पे है. आपके कस्टमर्स के लिए चलने फिरने की जगह है, बिलिंग के लिए जगह है और अपने ट्रायल के लिए भी जगह है. तो ऐसे हमें अच्छे से प्लान करना पड़ता है हमारा फ्लोर प्लान के थ्रू. अब एलोकेटिंग स्पेस की जब बात आती है हमें अपने स्पेसेस को भी अच्छे से यूज करना है. जैसे हम अपने घर की बात करते हैं तो घर में हम एक जगह किचन, एक जगह ड्राइंग रूम, एक जगह बाथरूम, एक जगह बेडरूम, ऐसे अलग अलग कमरे रखते हैं या एक ही कमरे में क्या कैसे सजाना है. तो ऐसे ही रिटेल इंडस्ट्री में भी हमारे एलोकेटिंग स्पेस में it means allotting a particular place for keeping a specific type of merchandise and facilitating a customer and increasing the sales by satisfying the customer. तो हम यहाँ क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो आए और सामान आराम से खरीद के खुश होके जाए वहां से. तो हमें भी ढंग से अपना स्पेस यूटिलाइज करना है, तो उसी को कहते हैं हम एलोकेटिंग स्पेस. कुछ इस तरह ग्राहक अंदर आ रहे हैं, जो उन्हें सामान चाहिए वो लेके आराम से घूमते हुए जो जो चाहिए वो लेते हुए बिलिंग तक पहुंचते हैं. बिल चुकाने के बाद वहीं से फिर वो एग्जिट भी कर जाते हैं. सो टाइप्स ऑफ स्पेसेस नीडेड की जब हम बात कर रहे हैं हमें किन जगहों की जरूरत पड़ती है. एक रिटेल स्टोर में जहाँ पे ग्राहक आते हैं वो जगह तो सबको ही मालूम है, वो सेल्स फ्लोर है. पर ये जो जगह है इसके अलावा भी हमें और जगह चाहिए होती है और अन्य काम करने के लिए. सो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ फ्लोर नीड्स इन अ स्टोर. सबसे पहले तो है बैकरूम. बैकरूम इज द स्पेस वेयर एक्स्ट्रा मर्चेंडाइजिंग इज स्टोर. कुछ इस तरह जैसे हमारे घरों में स्टोर रूम होता है वैसे ही रिटेल स्टोर में एक बैकरूम होता है जहाँ पे आप मर्चेंडाइज को स्टोर करते हैं. ऑफिस एंड फंक्शनल स्पेसेस, यहाँ पे ऑफिस होना है जहाँ एम्प्लॉइज थक जाए या उनका ब्रेक का टाइम हो तो उनके लिए एरिया होना चाहिए. ट्रेनिंग के लिए कमरा होना चाहिए, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के लिए ऑफिस होना चाहिए, बाथरूम फैसिलिटी और कुछ और भी जगहों की जरूरत पड़ सकती है. कुछ इस तरह. तो आपके एम्प्लॉइज के लिए जगह, आपके कस्टमर्स के साथ साथ उनके लिए भी जगह रखनी पड़ती है. तो जब हम बात कर रहे हैं हमारे नॉन सेलिंग एरियाज की तब आइल्स, सर्विस एरियाज, ये सब हमारे नॉन सर्विसिंग एरियाज रहते हैं जहाँ पे कस्टमर्स को आने जाने के लिए हम जगह छोड़ते हैं, उनके लिए ड्रेसिंग रूम के लिए जगह छोड़ते हैं. So some space must be given up for non-selling functions so that a large number of shoppers can move through the store. In addition to aisles, space must be given for dressing rooms, layaway areas, service desks and other customer service facilities. तो हमारे non-selling space को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कुछ इस तरह. अब हम बात कर रहे हैं वॉल मर्चेंडाइजिंग स्पेस की. जो हमारी दीवारें होती हैं उस पे भी हम बहुत अच्छे से सामान सजा सकते हैं. So we can have fixtures holding large amounts of goods or merchandise. वहाँ पे विजुअल बैकड्रॉप भी हो सकता है फॉर मर्चेंडाइज जो फ्लोर पे रखा है. तो आपका वॉल मर्चेंडाइजिंग का स्पेस भी रिटेलर बहुत अच्छे से यूज करता है.
इसके साथ ही हमारा फ्लोर मर्चेंडाइजिंग स्पेस है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ गुड्स। जैसे आप रैक्स रख सकते हैं, शेल्व्स रख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के जब आप रैक्स और शेल्व्स रखते हैं तो आपके फ्लोर में चलने की जगह भी आप रखते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स आराम से अपने लिए जो भी उनको लेना है ले सकते हैं। तो जो रिटेलर रहता है उसको मर्चेंडाइज तो डिस्प्ले करना ही है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको साथ ही अपने स्टोर की फंक्शनैलिटी को भी ध्यान देना है। तो जगह क्योंकि उसके पास सीमित है, लिमिटेड रहती है, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपना मर्चेंडाइज भी अच्छे से डिस्प्ले करे और अपना फंक्शनैलिटी स्टोर का भी मेंटेन रखे। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ अच्छे से बैलेंस करना। तो रिटेलर्स जो होते हैं वो अवेलेबल स्पेस को कैसे यूज कर सकते हैं? तो आपके पास जितनी जगह है उसका आप मैक्सिमम यूज करना चाहेंगे, छोटी सी छोटी जगह में अच्छा से अच्छा डिस्प्ले करना चाहेंगे। तो ऐसे एक एग्जांपल है कि आपके स्टोर में अगर छोटी दुकान है, आपको टीवी रखना है, तो आप दीवार पे टांग सकते हैं टीवी। आपके शोकेसेस को आप ऊंचा कर सकते हैं, तो अपने सामान तक आप ज्यादा डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ इस तरह। फिर बात आती है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। जब आपका स्टोरेज स्पेस होता है उसमें हमेशा जगह कम पड़ती है। क्यों? आपका सामान आता है, बिकता है, पर और सामान आता रहता है। तो आपको हमेशा जगह चाहिए होती है अपने सामान को, अपने उत्पाद को ध्यान से रखने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है आपकी हमेशा कि जगह ढूंढे और उस जगह को अच्छे से इस्तेमाल करें। फिर हम बात कर रहे हैं शॉर्टेजेस की, जो हमारे स्टॉक के शॉर्टेजेस हैं। Stock shortages are unexplained differences in the value of goods as determined by physical count from the goods that the record show should be in hand. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी किताबों पे हमने नोट कर लिया कि इस टाइम में 100 प्रोडक्ट्स आए हैं या 100 आइटम आए हैं, पर जब हम उसको गिनने गए तो वहां पे 98 ही थे, दो कम थे। So when the total value of the stock found during physical stock taking is less than the book value, then there is a stock shortage. That is an excess of the book stock over physical stock. तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो रियल जो आपका फिजिकल आपका स्टॉक में कमी है कुछ, और अपेरेंट जो आपके क्लरिकल आपके बुक्स में गड़बड़ है। तो real shortage occurs when goods are lost to the business in any one of the number of ways, such as theft, loss, breakage or spoilage, over issue and under supply. तो कुछ चोरी हो सकता है, कुछ गायब हो सकता है, एम्प्लॉइज या कस्टमर कुछ भी कर सकते हैं, टूट फूट सकता है, कहीं पे आपने किसी को ज्यादा दे दिया, कहीं पे आपने कम लिया था और आपने ज्यादा लिख दिया। तो ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर बात आती है क्लरिकल शॉर्टेज की। इट अकर्स व्हेन थ्रू फॉल्टी चेकिंग ऑफ गुड्स ऑन रिसेप्शन अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज एक्सेप्टेड देन एक्चुअली इनवॉइस्ड एंड पेड फॉर। तो जब आप सामान ले रहे थे आपने सोचा कि आपको 100 मिल रहा है, आपने 100 के लिए बिल भी करवा दिया, पैसे दे दिए, आपने 100 आइटम लिख भी दिए अपनी किताबों में, पर जब बाद में चेक किया तब पता चला कि दिया आपको सिर्फ 98 था। So unexpected physical shortages are popularly known as either shrinkage or leakage. इसके साथ ही आपका ये सेशन खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कुछ भी प्रश्न है तो जरूर पूछिए। तो ये जो आपका सेशन था अबाउट रिपोर्टिंग स्टोरेज स्पेसेस, ये आप अपने रिटेल स्टोर्स में भी जाके देख सकते हैं, और अपने घर में आपने कैसे सामान और जगह को संजोया है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।